मित्रों, आज की इस व्याख्यान माला का विषय अटल जी और भारतीय जनतंत्र है। मेरी जब वाजपेयी जी से चर्चा हुई तो हम लोगों ने कई विषयों पर ध्यान दिया, लेकिन अटल जी का जो योगदान भारत के जनतंत्र के सुदृढ़ीकरण में हुआ, आज भारतीय जनतंत्र विश्व में एक सफलतम डेमोक्रेसीज, जिसको मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज कहा जाता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद, तमाम विविधताओं, तमाम वैचारिक संघर्षों के बावजूद भारत एक जनतंत्र के रूप में न केवल सफल है बल्कि एक राष्ट्र के रूप में आज महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। ये जनतांत्रिक मूल्य हमें कहां से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, और अटल जी इन जनतांत्रिक मूल्यों को अटल जी के मन को किसने सींचा इन जनतांत्रिक मूल्यों को, तो अटल जी के जीवन काल में जब उनका राजनीतिक कार्यकाल प्रारंभ हुआ उस समय पर हम थोड़ी दृष्टि डालेंगे तो हमें समझ में आएगा। मेरे परिचय में वाजपेयी जी ने कहा कि मैं अवध से हूं। वाजपेयी जी ने भी अपनी कर्मभूमि अवध ही चुनी है और अटल जी की कर्मभूमि तो अवध रही ही है। अवध का अर्थ होता है जहां वध न हो, और अवध की राजधानी अयोध्या रही है। अयोध्या का अर्थ होता है जहां युद्ध न हो। वशिष्ठ मुनि ने अवध और अयोध्या की अवधारणा किस युग में की थी, आप सब कल्पना कर सकते हैं। जहां वध ना हो, जहां युद्ध ना हो, ऐसी भूमि ने अटल जी के मन को सींचा। 1957 में सबसे पहले वे वहीं से चुनाव जीत कर आए और उसके बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर छा गए। वाजपेयी जी भी, मैं भी अवध के कोने कोने में घूमे हैं। वहां पुराने लोग जो अटल जी के संपर्क में रहे हैं उनके बारे में, उनके संस्मरण हमको निरंतर मिलते रहते हैं, और उन संस्मरणों में एक बात स्पष्ट होकर आती है कि भारतीय जनतंत्र के प्रति जो आस्था थी अटल जी की, वो इतनी गहरी और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी, जिसने, जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा था कि राजनीतिक अस्पृश्यता से मुख्य धारा तक लेकर आए अटल जी, वो उसी आत्मबल और नैतिक बल की वजह से आया जो अवध की भूमि ने उनको सींच कर दिया। जनतंत्र के प्रति उनके मूल्य वहीं से प्रगाढ़ हुए थे। उस समय वहां सामंतवादी शक्तियों का बड़ा वर्चस्व था। बहुत से संघर्षों से, उन सामंतवादी संघर्षों से गुजरते हुए, जातीय संघर्षों से गुजरते हुए अटल जी ने समन्वय, राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण के विरोध में राष्ट्रवाद और समन्वय का मार्ग चुनते हुए जनतांत्रिक तरीके से जनबल के आधार पर बाहुबल और धनबल को पराजित किया। धनबल और बाहुबल के आधार पर राजनीति करना, बूथ लूट लेना, जिसको गन कल्चर कहते हैं, उस गन कल्चर से वो अवध और अयोध्या पटी पड़ी थी। वैसे वातावरण में, वैसे माहौल में अटल जी ने आत्मबल, नैतिक बल, पारदर्शिता, जनतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाकर राष्ट्रवाद के अधिष्ठान पर अपने त्याग और तपस्या से जनतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ते हुए न केवल विजय दिलाई भारतीय जनसंघ को उस समय,
बल्कि आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज जो विशाल सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी विश्व की बनी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी नींव उन्होंने रखी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ से संस्थापना काल से ही जुड़े हुए थे। मैं बहुत संक्षेप में भारतीय जनसंघ के प्रादुर्भाव, उसके बनने की पृष्ठभूमि पर जाना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की कैबिनेट में गांधी के आग्रह पर कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर से त्याग पत्र दे दिया केवल इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जनतंत्र मजबूत हो इस देश का। कांग्रेस का जो वर्चस्व उस समय भारत की राजनीति पर था, उसके लिए एक विपक्ष तैयार करने की भूमिका उन्होंने चुनी और त्यागपत्र दे दिया कैबिनेट मंत्री पद से। वो बहुत ही धनाढ्य परिवार से आते थे, हर प्रकार की सुख सुविधा से युक्त उनका जीवन रहा है, लेकिन वो सब त्याग कर राष्ट्रवाद के नाम पर, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्रीनगर की जेल में उनकी मृत्यु हुई संदेहास्पद स्थिति में। उन्हीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के जन्म की कथा को जानते थे। वे जानते थे कि जनतंत्र ही वो मार्ग है जो एक निर्बल, दुर्बल, असहाय व्यक्ति का स्वर बन सकता है। वो ऐसे व्यक्ति का स्वर बन सकता है जिसे कभी जो हायरार्की है, सोशल हायरार्की में, उसमें कोई स्थान नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी अपने मताधिकार का उपयोग करके चुन सकता है अपने मन की सरकार, अपने मन का प्रतिनिधि। जो लोग टी.एन. शेषन के पहले का जनतंत्र भारत का जानते होंगे, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार बूथ लूट लिए जाते थे, विशेषकर बिहार में और उत्तर प्रदेश के कई भागों में। वहां से अपने मताधिकार का प्रयोग करके किस प्रकार से जनतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए, ये अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। जनतंत्र के विषय में अटल जी के जीवन से हमें 5 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला है संवाद। जनतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे मूल मंत्र है संवाद। बिना संवाद के जनतंत्र नहीं हो सकता है, और संवाद के बिना तो परिवार भी नहीं चल सकता। कहते हैं ना कि सुख बांटने से दुगना और दुख बांटने से आधा हो जाता है। यही तो संवाद है। कोई मोनोलॉग संवाद नहीं है, डायलॉग संवाद है। और ये डायलॉग, ये संवाद ही जनतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरा बिंदु जो है वो है पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी। जितना पारदर्शी आचरण होगा, जितना पारदर्शी व्यवहार होगा, जितनी पारदर्शी नीतियां होंगी, जितना पारदर्शी शासन प्रशासन होगा, जितना पारदर्शी सरकारें होंगी, जितना पारदर्शी विपक्ष होगा, उतना ही जनतंत्र दृढ़ और मजबूत होगा। जब मैंने धनबल की बात की थी तो आप सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे समाज का एक बहुत बड़ा रोग रहा है और बहुत हद तक रुका है, लेकिन उस रोग से अभी मुक्ति पाने की लड़ाई हमारी चल रही है। और बिना पारदर्शिता के आप भ्रष्टाचार से नहीं लड़ सकते। अटल जी का जीवन देखिए, पूरा पारदर्शी जीवन है।
हर पक्ष उनका, चाहे वो निजी जीवन रहा हो, चाहे उनका सार्वजनिक जीवन रहा हो, उन्होंने पूर्ण पारदर्शिता का पालन किया इस दिशा में। तीसरा जनतंत्र का जो सूत्र है महत्वपूर्ण, वो है भागीदारी का। बिना भागीदारी के, पार्टिसिपेशन के, डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। और भागीदारी का स्तर जब तक सबसे निचले पायदान तक जनतंत्र नहीं पहुंचता है विकेंद्रित ढंग से, तब तक जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारा आग्रह दृढ़ नहीं होता है। इसलिए अटल जी का बहुत आग्रह था कि पंचायतों को दृढ़ किया जाए, ताकि भागीदारी अधिक से अधिक हो सके। 27 दलों का गठबंधन की सरकार चलाई थी अटल जी ने, और पूर्ण भागीदारी की तरह चलाई थी। वो भागीदारी का भाव था जिसने 27 दलों को एक मंच पर लाकर एक सरकार बनाई, और जिस कांग्रेस के विकल्प की कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस कांग्रेस के खिलाफ न केवल उन्होंने एक विकल्प तैयार किया, बल्कि आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो कांग्रेस लुप्त नदी की तरह एक पतली धारा बन के रह गई है, जिसका कब कब वो लुप्त हो जाए कोई जान नहीं, कोई इस पे कह नहीं सकता है कि कब लुप्त हो जाएगी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका वर्चस्व भारत की राजनीति पर इतना गहरा और इतना बड़ा था, उस गहरे प्रभाव को, उस वर्चस्व को भारतीय जनसंघ ने और आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया और ले गए। जनतंत्र का चौथा बिंदु है सामूहिकता का, कलेक्टिविज्म, कलेक्टिव का भाव, हम एक हैं। और यह सामूहिकता का भाव भारत की संस्कृति हमें देती है। एक परिवार भी अगर चलाना है तो जो भी निर्णय हैं, यदि आपस में चर्चा और एक दूसरे से विचार विमर्श करके किए जाएं, तो वो सामूहिक निर्णय में सबकी भागीदारी होती है, सब उस निर्णय के भागीदार होते हैं। और जब राष्ट्र चलाना हो, समाज चलाना हो, तो बिना इस सामूहिकता के भाव के, बिना इस चर्चा और विमर्श के भाव के हम नहीं चला सकते। इसलिए जनतंत्र की मजबूती के लिए, जैसा मैंने कहा कि संवाद, पारदर्शिता, भागीदारी, सामूहिकता, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसमें अंतिम बात मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है समन्वय की। भारतीय संस्कृति हमें समन्वय का मार्ग सिखाती है, संघर्ष का मार्ग नहीं सिखाती है। संघर्ष के माध्यम से हम विद्वेष पैदा करते हैं और उस विद्वेष के माध्यम से समाज के विघटन की ओर उसको ले जाते हैं। और पूरा राजनीतिक जीवन, अटल जी अजात शत्रु थे, राजनीति का संत उन्हें कहा जाता था। वो अवध के समन्वय के भाव को लेकर आगे बढ़े, और उस समन्वयी राजनीति में उन्होंने संघर्ष, जब संघर्ष की बात आई तो राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने तुष्टीकरण के विरोध में संघर्ष भी किया। राष्ट्रवाद की धारा को सांप्रदायिक कहकर एक अस्पृश्य राजनीतिक गठजोड़ मानकर लोग इसका परिहास किया करते थे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राष्ट्रवाद की धारा इतनी दृढ़ होगी कि उस धारा पर चलने वाला राजनीतिक दल विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन जाएगा।
लेकिन समन्वय का मार्ग जब मैं कहता हूं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में समन्वय के भाव की ही बात की है। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं। 4 लाख से ऊपर जातियां हैं भारत में, और जिस तरह के जातीय विद्वेष का भाव फैलाया जा रहा है चारों तरफ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब प्रत्येक जाति अपनी अपनी सेना बनाकर खड़ी हो जाएगी। और यदि प्रत्येक जाति अपनी अपनी सेना बनाकर खड़ी हो गई तो एक गांव नहीं चल सकता है, देश और समाज की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए जातीय संघर्ष के स्थान पर जातीय समन्वय की बात अटल जी करते थे कि सबको साथ लेकर चलना है, सबका समन्वय लेकर करना है। इसलिए समन्वय का मार्ग जनतंत्र के मूल्यों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अधिष्ठान है। मैंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की बात की। इमरजेंसी लगी थी उस समय, सभी गैर कांग्रेसी दलों ने अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया। क्यों? क्योंकि अटल जी पूरे इमरजेंसी के काल में जेल में बंद रहे। क्यों? क्योंकि वो जनतंत्र के सैनिक थे, जनतंत्र के सिपाही थे। उन्हें जनतांत्रिक मूल्यों के लिए अपना जीवन सर्वस्व त्याग दिया था, और उस जनतंत्र के पुनर्स्थापन के लिए उन्होंने इमरजेंसी की लड़ाई जो है लड़ी, और फिर जो है उसके बाद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में सरकार बनी जिसमें वो विदेश मंत्री हुए। सरकार कुछ दिन चली, लेकिन फिर उसमें वैचारिक मतभेद हो गए। उस वैचारिक मतभेद के बाद जो जनसंघ के लोग जनता पार्टी में थे, वो जनता पार्टी से निकलकर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया 6 अप्रैल सन 1980 को, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए। पंच निष्ठाएं तय की गई उसमें 2 की मैं केवल चर्चा करूंगा। पहली गांधीवादी धारा की, जिसके प्रति अटल जी ने कहा यह निष्ठा हम रखेंगे, और दूसरी निष्ठा थी जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी निष्ठा। तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों रूप अगर आप देख लें, भारतीय जनसंघ जिसके बनने के काल में वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे, उसके दोनों के मूल में जनतंत्र है, जनतंत्र के सुदृढ़ीकरण का भाव है। इसलिए बिना जनतंत्र के संभव नहीं है कि जो सबसे निर्बल दुर्बल व्यक्ति है उसको न्याय मिल सके। और जनतंत्र ही वो माध्यम है जिससे राजधर्म की भी परिभाषा बदलती है। प्राचीन काल में राजधर्म राजा के धर्म को कहा जाता था, तब राजतंत्र था। राजतंत्र में राजधर्म राजा का धर्म हुआ करता था। लेकिन अब जनतंत्र है, तो जनतंत्र में राजधर्म जनता का हुआ, क्योंकि वो अपना शासक चुनती है। और जनता को जब अपना राजधर्म निभाना है तो उसमें भारत पर विशेष ध्यान देती है भारतीय मनीषा। पहला है धर्म, दूसरा है नीति, तीसरा है न्याय, और चौथा है सत्य। समय कम है, लेकिन मैं थोड़ा सा धर्म पर आपको एक महाभारत के कथानक के माध्यम से धर्म क्या है इसका एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।
जैसा कि वाजपेयी जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था कि भांति भांति की उपासना पद्धतियां हैं भारत में। किसी उपासना पद्धति के, विशेष उपासना पद्धति के प्रति आग्रह का भाव भारतीय मनीषा नहीं करती है। भारतीय मनीषा कहती है कि कोई भी उपासना पद्धति आप लेकर चलें, आप अपने ध्येय तक पहुंच जाएंगे। सभी मार्ग एक तत्व की ओर ही जाते हैं, यह भारतीय मनीषा का कहना है। लेकिन धर्म यह नहीं है, उपासना पद्धति धर्म नहीं है। महाभारत का एक कथानक मैं आपको सुनाता हूं। कुछ लुटेरे एक व्यक्ति को लूटने की दृष्टि से उसके पीछे भाग रहे थे। तभी रास्ते में एक व्यक्ति ने देखा कि वो एक व्यक्ति गठरी लिए हुए भाग रहा है, पीछे लुटेरे उसके पीछे भाग रहे हैं। तब तक जो गठरी लिए हुए आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा था, वो ओझल हो गया आंखों से। लुटेरे आए, उन्होंने इस व्यक्ति से पूछा कि भाई अभी कुछ लोग, एक आदमी गठरी लिए हुए इधर से भागा है, वो किस दिशा में कहां भागा है, जरा बता दो। अब जिस व्यक्ति से पूछा गया वो तपोनिष्ठ व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कभी असत्य का अवलंब नहीं लिया था, कभी झूठ नहीं बोला था, हमेशा सत्य बोला था। अपने सत्य की तपश्चर्या के लिए वो उस पूरे क्षेत्र में विख्यात था। उसकी तपस्या, उसकी सत्य निष्ठा पर कि लोग कसमें खाया करते थे। उससे जब लुटेरों ने पूछा तो उसने बता दिया कि वो वहीं पर गया है, वहीं छिपा है। लुटेरे गए, उसकी गठरी लूट ली और उसकी हत्या कर दी। महाभारत का ऋषि इस पर अपना निर्णय सुनाता है। वो कहता है कि वो तपस्वी, वो सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति, वो पाप का भागी है क्योंकि उसने अधर्म किया है, उसने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया है। प्रश्न उठता है क्यों? वो तो तपस्वी था, उससे जो पूछा गया सत्य बता दिया उसने। तो महाभारत के ऋषि कहते हैं कि एक असहाय निरपराध व्यक्ति की रक्षा करना धर्म है, और जो इस धर्म का पालन नहीं करता वो अधर्मी है, वो पापी है, वो नरक का भागी है। बहुत स्पष्ट रूप से धर्म क्या है यह स्पष्ट होता है। वशिष्ठ मुनि ने, मनु ने, सबने शिष्ट के आचरण को धर्म बताया है। मनुस्मृति तो यहां तक कहती है कि आत्मतुष्टि, जो आत्मा को तुष्ट करे, यह भाव धर्म है। इसलिए धर्म को लेकर जो तमाम तरह के कुप्रचार हैं, उस धर्म को, उस राजधर्म के निर्वहन को सुशासन के रूप में अटल जी ने जीकर दिखाया और हम सबके सामने प्रस्तुत किया। दूसरा सोपान में भारतीय मनीषा का जो आप सबके सामने रखना चाहता हूं वो है नीति का। आखिर नीति क्या है? नीति की बहुत सरल परिभाषा है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो और कम से कम लोगों का कम से कम हानि हो, वही नीति है। हम कई बार ऐसी स्थितियों में पहुंचते हैं जहां निर्णय लेना कठिन होता है कि इससे किसी का लाभ हो सकता है, किसी का हानि हो सकता है। उसमें यही सूत्र काम करता है, अपनी युक्ति से हम जिसमें अधिक से अधिक लाभ अधिक से अधिक लोगों का हो, अधिक से कम लोगों का कम से कम हानि हो, ऐसा अपनी युक्ति से जो मार्ग चुनते हैं वही नीति कहलाती है। उसी पर हम आगे बढ़ते हैं तो हम नीतिवान बनते हैं। और तीसरा मैंने कहा न्याय। अब जॉन रॉल्स जस्टिस की थियोरी के बारे में विश्व विख्यात है।
वो जस्टिस को परिभाषित करते हैं, जस्टिस इज फेयरनेस। अब ये फेयरनेस तय कौन करेगा? ये कैसे तय होगा? न्यायालय बन गए, सब कुछ बन गया, वाद प्रतिवाद हो गया, क्या उससे हम सही पर, फेयरनेस पर आ जाते हैं? कई बार नहीं भी होता है, इसीलिए अपील की व्यवस्थाएं की गई न्यायालयों में। इसके लिए भारतीय मनीषा फिर हमारे लिए समाधान लेकर आती है। वो कहती है कि यदि व्यक्ति के अंदर संवेदना बची हुई है, वो मनुष्य है, वो सजल है, तो उसकी अंतरात्मा, उसकी कॉन्शियंस, उससे आवाज आती है जो बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब ये और बात है कि हम सही का अवलंब लेते हैं या नहीं लेते हैं, गलत का अवलंब लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन ये जो भी मनुष्य है जिसमें संवेदना बची है, उसके भीतर ये आवाज आती है और वही न्याय है। इसके लिए बहुत न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, या आपको वाद प्रतिवाद करने की से नहीं है। जस्टिस कम्स फ्रॉम विद इन। आखिरकार न्यायालय में भी जज ही तो निर्णय सुनाता है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। चौथा मैंने कहा था सत्य। अब कोई भी घटना आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, या कहीं जहां आप रहते हैं उसके अगल बगल हो जाए और 10 लोग वहां से आपको बताएं कि ये घटना ऐसे है, 10 लोगों से आपको 10 वर्जन्स मिलेंगे, उसके 10 प्रकार की बातें बताएंगे। अब ये निर्णय करना बहुत कठिन है कि इसमें सत्य क्या है। इसलिए भारतीय मनीषा ने कहा कि सत्य साधना है। क्यों? क्योंकि जस का तस रख देना इस चीजों को, एज इट इज प्रेजेंटेशन जो है, यह सत्य है। और यह करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह, अपने दुराग्रह, अपने संस्कार, अपने मनोविकार, उन सब से ग्रसित होकर सत्य को देखता है। इसलिए यह एक साधक है, वही सत्य तक पहुंच सकता है। मेरा मानना है कि भारतीय मनीषा ने जो ये 4 बिंदु मैं आपके सामने लेकर आया हूं, धर्म, नीति, न्याय और सत्य, इनका अवलंब लेने पर न केवल हम एक सुदृढ़ और अच्छे समाज का सृजन कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार में ही यदि इसका पालन कर लें तो अपने परिवार में ही हमारा मान सम्मान बढ़ सकता है। हमारे मोहल्ले में जो कलीग्स हैं हमारे बीच, उनके बीच में मान सम्मान बढ़ जाता है, लोग भरोसा करने लगते हैं, विश्वसनीयता आती है, प्रामाणिकता आती है। और जो मैंने जनतंत्र के लिए पहले कहा था, संवाद, पारदर्शिता, भागीदारी, सामूहिकता और समन्वय, वहां तक पहुंचने का मार्ग भी यही है। आज पूरा विश्व पजल्ड है, एकदम परेशान है। मैं कोविड महामारी की जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं उससे पहले की भी स्थितियों की बात कर रहा हूं। अमेरिका में कम्युनिटेरियन मूवमेंट शुरू किए गए कि कम्युनिटी का भाव नष्ट हो रहा है, इसलिए कैसे परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो जो मूल इकाइयां हैं, जब वही समाज की नहीं रह जाएंगी, तो समाज की हम कल्पना कैसे कर पाएंगे। और इसलिए अगर हमें एक समुदाय का भाव, एक सामूहिकता का भाव, जिसमें व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट रहे, वो इंडिविजुअल भी है और ग्रुप में भी है, दोनों भाव, वो मार्ग, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो विचार हैं भारतीय मनीषा के द्वारा दिए गए, ये संपूर्ण विश्व इनकी ओर आज देख रहा है।
और ये हम सब के बीच में से ही ये बातें आगे बढ़ेंगी, तभी विश्व जो है धर्म, नीति, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलकर, समन्वय के मार्ग पर चलकर एक ऐसा समाज गठित करेगा जिस पे आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। यही हम सबका की सब बहुत बड़ी श्रद्धांजलि स्वर्गीय अटल जी को होगी, और यही हम सबके जीवन का यदि लक्ष्य बन जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इस धरा पर हम एक ऐसा समाज की रचना कर सकेंगे जिसमें हर व्यक्ति अपना सर उठाकर जी सकेगा। धन्यवाद।